हे गाइस, वेलकम टू जॉइन विद दिशा। तो आज का जो DIY है, एक्चुअल में आप उसे DIY कह सकेंगे क्योंकि मैंने प्रूव किया है कि कुछ चीज़ें डू इट योर सेल्फ, यानी कि कुछ चीज़ें आप अपने सेल्फ से अपने घर पे अपने हाथों से कर सकेंगे। यानी कि बड़े से बड़ा काम हो या फिर छोटे से छोटा मेकओवर हो, आप उसे कर सकेंगे। क्योंकि मैंने अपने पुराने से पुराने, नहीं तो आप बहुत पुराने कह सकते हैं कि 12 से 15 साल पुराना मेरा जो डाइनिंग टेबल है उसका मेकओवर करके उसका एकदम ही लुक चेंज किया है, उसको रीन्यू बनाया है। तो आप आगे उसको जब देखेंगे, यानी कि लास्ट में जब उसका फाइनल लुक देखेंगे, तो आप यही सोचेंगे कि इसको मैंने जस्ट शोरूम से परचेज़ किया है, बट नहीं, इसका मैंने मेकओवर किया है। क्योंकि मैं इसको किस तरीके से बनाती हूँ और इस तरीके के DIYs भी आपके लिए लाती रहती हूँ। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का जो मेकओवर है उसको बनाने में भी मुझे कितना बजट लगा है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और इस तरीके का मेकओवर जब आप कारपेंटर के पास करवाने जाते हैं, यानी कि अपना फर्नीचर रीन्यू करवाने जाते हैं, या तो फिर उसको कुछ उसका कपड़ा चेंज करवाते हैं या उसके गद्दे वगैरह कुछ चेंज करवाते हैं, तो आराम से उसका 8 से 10 हज़ार वो लोग पे करते हैं। बट आप उसे एक्चुअल में कितने कॉस्ट में कर सकेंगे वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो बिना बातें करिए, चलिए आज का वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। सो दिस इज़ माई डाइनिंग टेबल। आप देख सकते हैं कि ये कितना पुराना हो चुका है। इसका कलर, इसका ये जो वुडन है उसके ऊपर जो स्क्रैचेस हैं और इसका जो कपड़ा फैब्रिक है वो कितना ही पुराना हो चुका है। तो इसका मैं चेंज करने का सोच रही थी कि मैं कारपेंटर के पास जाऊं, और उसको मैंने पूछा तो उसका जो मैंने प्राइस देखा, ओ माय गॉड, मैं सोचा कि इसके अच्छा तो मैं नया ही ले लूँगी, बट वाई नॉट, आई एम डू इट माई सेल्फ। तो मैंने सोचा कि इसका मेकओवर करती हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आपको भी इस तरीके का कुछ मेकओवर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये जो वुडन का चेयर है उसको उल्टा कर दूंगी, क्योंकि इसका जो स्पंज है वो हमें निकालना होगा। यहाँ पे नीचे स्क्रू होते हैं। इजीली, ऐसा कोई भी काम नहीं है जिससे आप नहीं कर सकते, ये सब इजी हो जाएगा। आप जब एक बार ठान लेते हैं कि ये मुझे करना ही है तो सब चीज़ें हो ही जाती हैं। तो मैंने सब इसके नीचे के सारे स्क्रू निकाल दिए हैं। सो ये जो स्क्रू हमने निकाल के रखे हैं उसे हमें संभाल के रखना होगा, नहीं तो आप कहीं ऐसे तैसे रख देंगे तो बाद में जब आप उसको फिटिंग करने बैठेंगे तो ये नहीं होगा, कोई और आपको लगेगा नहीं, और या तो फिर आपको नया ही परचेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना निकालना ईजी होता है। थोड़ी सी मेहनत लगती है बस, और थोड़ा सा हमारा एफर्ट्स लगता है कि हम किस तरीके से इसको करना चाहते हैं, बस हम सोचने भर की देरी होती है और वर्क शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये मैंने निकाल दिया है सीट। आप देख सकते हैं इसका कवर मैं निकालूंगी तो आप देखेंगे कि इसका कंडीशन कितना खराब हो चुका है। चेन का जो जिप, यानी कि जिपर का जो वो होता है आगे का, वो भी मेरा टूट चुका था। तो ये बहुत ही ब्लैक हो चुका था, क्योंकि हम बार बार इसको वॉश भी नहीं कर सकते हैं। जब हम दिवाली आती है या तो फिर 6-7 महीने में एक बार हम करते हैं, बट इतना नहीं होता कि जब हम नया लेते हैं तो उसका लुक ही डिफरेंट होता है। या तो फिर आप मेकओवर करके भी उसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ इस तरीके के मेरे सारे DIYs मेकओवर पसंद करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक अभी से कर देना, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही मेकओवर आपके साथ हमेशा शेयर करती आई हूँ। तो यहाँ पे देखे बातों बातों में मैंने सारी चेयर को हम इस तरीके से निकाल ली है, और उसके सारे जो भी पार्ट्स है वो भी निकाल दिए हैं। और ये आप देख सकते हैं कितनी धूल मिट्टी यहाँ पे जमा होती है, उन सभी को मैं आज क्लीन करूँगी। क्योंकि डीप क्लीनिंग तो होती रहती है, बट इतनी डीप नहीं करते जैसी नई वाली होती है। तो इसको भी मैं वुडन को भी कलर करूंगी, वो भी आपके आगे साथ शेयर करूंगी कि कैसे इसको भी कलर किया जाता है। वुडन के जो फर्नीचर होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि स्क्रैचेस भी लग जाते हैं, उसकी शाइनिंग भी बहुत टाइम के बाद चली जाती है। तो उसका आपको मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है कि आप उसे कैसे पेंट कर सकते हैं। या तो फिर आप स्प्रे पेंट से कर सकते हैं, या तो फिर इसका वुडन का एक अलग से कलर भी आता है जो एशियन पेंट का होता है, या तो फिर कोई भी ब्रांड का कलर आप ले सकते हैं। बट आज मैं जो यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ इसके ऊपर है एशियन पेंट का टच वुड, यानी कि ये स्पेशल वुडन के लिए ही बना है। कोई भी अलमीरा हो, आपकी डोर हो, इंडोर्स हो, आउटडोर हो, या तो फिर चेयर हो, डाइनिंग टेबल हो, किसी भी वुडन का स्टेन होता है उसके ऊपर आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने कुछ ½ kg का लिया था, 200 रुपीज़ में समथिंग ये मुझे मिल गया था।
आपको ये ईज़िली आपके नियर बाय हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। और तो हमें इसको लगाना कैसे है, सबसे पहले आप किसी भी सरफेस यानी कि आपका जो वुडन का सरफेस है, उसे अच्छे से एक स्पंज की मदद से क्लीन कर लेना है, गीले कपड़े से क्लीन करना है और उसे ड्राई होने के लिए कम से कम छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। हमें इसके अच्छे से गीले कपड़े से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर जो धूल मिट्टी लगी होती है वो अगर रह जाएगी तो हम जो टचवुड लगा रहे हैं वो अप्लाई नहीं हो पाएगा अच्छे से, वो निकल जाएगा। तो इसके अच्छा है कि आप एक इस तरीके का जो स्पंज मिलता है वो ले लीजिए, या तो फिर अच्छा सा एक गीला कपड़ा कॉटन का है उससे आप क्लीन करें, ताकि इसकी जो सारी धूल मिट्टी होती है वो निकल जाए। तो सारी चेयर अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पे सैंडिंग करेंगे। सैंड पेपर लिया है मैंने इजीली 10 रुपीज़ में, आपको हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। तो सैंडिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी चेयर के ऊपर उन्होंने जब नया बनाया होगा तब टचवुड लगाया होगा। अगर हम उसी के ऊपर हमारा जो टचवुड का पेंट है वो लगा देंगे तो वो अच्छी तरीके से पकड़ेगा नहीं और थोड़े टाइम के बाद वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो सैंड करते हैं ताकि उसका सरफेस अनइवन हो जाए और हमारा जो टचवुड है वो अच्छी तरीके से वुडन के ऊपर स्टिक हो जाए। तो आप किसी भी सरफेस के ऊपर अगर वुडन वाले सरफेस के ऊपर लगा रहे हैं तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि हमें उसकी सैंडिंग अच्छी तरीके से करनी होगी, कोने कोने में उसको करना होगा, नहीं तो फिर हमारा टचवुड आसानी से कभी भी निकल सकता है। तो अब हमें अच्छी तरीके से उसको लगाने के लिए कोई भी इस तरीके का ब्रश चाहिए, जो कि आपको वहीं पे हार्डवेयर की शॉप में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं चेयर के नीचे कुछ बिछा लूँगी ताकि उसके दाग धब्बे हमारे फर्श पे ना गिरे। तो ये देख सकते हैं लगाना कितना ही ईजी होता है। आप चाहे तो इसको एक कोड में ही रख सकते हैं, या तो फिर 2-3 कोड एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। दूसरा कोड आप जब लगा रहे तो पहला कोड हमें कम से कम आधे घंटे के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, 5-5 मिनट का गैप रखा था। एक चेयर को लगाने में मुझे कम से कम 5 से 10 मिनट लगे थे। तो जब दूसरी चेयर में कंप्लीट कर लूँ तब वापस पहली वाली चेयर को वापस से उसके ऊपर कोड अप्लाई कर देती थी, यानी कि 10-15 मिनट के ऊपर हम उसके ऊपर दूसरा कोड अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि हमारा जो टचवुड है वो लंबे टाइम तक एज इट इज ही रखेगा और उसकी शाइनिंग भी बिल्कुल नए जैसी लंबे टाइम तक रहेगी। तो आप दोनों चेयर को जब कंपेयर करेंगे तो आपके सामने होगा कि ये कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं पहली वाली जो चेयर है उसकी शाइनिंग और दूसरी जो चेयर है उसकी शाइनिंग कैसी है। तो अब सेंटर टेबल की बारी है, यानी कि जो डाइनिंग टेबल का सेंटर टेबल है उसे भी मैंने इस तरीके से टचवुड लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो सारे टचवुड लगा के हमने रखे हैं उसको हमें कम से कम 1 दिन के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ना है, यानी कि हम इसके ऊपर जब कपड़ा अप्लाई करेंगे तो ये अच्छी तरीके से ड्राई होना चाहिए। तो आज डे 2 है, यानी कि दूसरा दिन है जब मैंने पहले दिन में सारे वुडन के ऊपर टचवुड लगाया और अब दूसरी बारी है हमारे फैब्रिक की। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक चूज़ किया है, ऑनलाइन मैंने परचेस किया था। इसे मैंने अमेज़न से परचेस किया था। इनका लिंक आपको मैं अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक्चुअल में कपड़ा बहुत ही थिक था तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये पतला आएगा, बट ये बहुत ही थिक आया है, यानी कि बहुत ही मोटा वाला है। तो इससे अच्छे से आप सोफ़ा के ऊपर या तो फिर डाइनिंग टेबल की चेयर के ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने चेयर के साइज़ ले लिए थे पहले ही, उसके बाद ही मैंने मेजरमेंट करके मंगवाया था। तो अब मैं यहाँ पे ये जो सीट है यानी कि चेयर की सीट को इस तरीके से रख के इसका साइज़ देख लूँगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कटिंग करूँगी ताकि अगर कट करने में थोड़ा सा भी कम हो गया तो कपड़ा वेस्ट हो जाएगा। तो आप जब कटिंग कर रहे हैं तो उसका माप यानी कि आप उसका मेजरमेंट बहुत सही से लें। नेक्स्ट हमें इस कपड़े को चिपकाने के लिए लगेगा ये स्टेपल गन। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्टेपल गन ही हो, मेरे पास थी तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ, बट आपके
आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है कि जो हर कोई यूज़ करता है, यानी कि कारपेंटर भी यूज़ करता है। ऑलरेडी इसके पीछे भी कारपेंटर ने वही यूज़ किया था, जो कि है नेल्स, यानी कि छोटी-छोटी जो नेल्स होती है पतली वाली, बिल्कुल ही जो वुडन के ऊपर लगाते हैं, जॉइंट्स में लगाते हैं, वही आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर स्टेपल गन है तो थोड़ा-सा काम ईज़ी हो जाता है, बट अगर स्टेपल गन नहीं है तो आप उसकी जगह पे बिल्कुल नेल्स ही यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेपल गन लगाने से पहले हम इस तरीके का अच्छे से इसका मेजरमेंट ले लेंगे और यहाँ पे मैं फोल्ड करके इसको लगाऊंगी, क्योंकि कपड़ा का जो मैंने कटिंग किया था, अगर वहां से मैं इसको ऐसे ही लगाऊंगी तो वो धागे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टेपल गन यूज करना बहुत इजी होता है और काम भी जल्दी हो जाता है। अगर आपको इस तरीके काम रेगुलरली लगता है कभी कभी, तो आप स्टेपल गन में जरूर से परचेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप नेल से ही काम चला सकते हैं। जैसे कि इसमें ऑलरेडी आप नीचे देख सकते हैं कि नेल से लगाई हुई है। तो इसे इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और लगाते जाना है। आप देख सकते हैं इसको लगाना कितना ही इजी होता है, बहुत ही मिनटों में ये वाला काम हो जाता है। बहुत सारे आपको इसका टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। मैं बीच बीच में बहुत सारे घर के भी काम निपटाती रहती हूँ और जब भी फ्री होती हूँ तो इस तरीके का वर्क हाथ में ले लेती हूँ। तो मैंने अराउंड ये अगर चेयर की बात करूँ तो 1 घंटे में सारी चेयर्स को कंप्लीट कर लिया था और इसको लगा भी दिया था। और आप देख के ही पता करेंगे कि इतना ईजी होता है। आप भी अगर सोचने भर की देरी होती है कि आपको इसका वर्क करना ही है, तो बस आप भी आज से इस तरीके का काम करना शुरू कर दीजिए और आपके अपने घर को मेकओवर देना शुरू कर दीजिए। तो ये देखिए स्पंज के ऊपर कपड़ा कितना ही अच्छा लग रहा है, नया लग रहा है, बिल्कुल ही ऐसा लगेगा कि ये हमने मार्केट से परचेज किया हुआ है। तो अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका कुछ राउंड में शेप था ऊपर से, तो इसको भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसको कटिंग करते हैं। बीच बीच में आप देख रहे हैं मेरी डॉटर बीच में आ रही थी, क्योंकि उसको भी देखना था कि मम्मा आप ये सब कर रहे हैं, मुझे भी करना है। उसको भी बहुत शौक होता है कि मैं सारे जो भी काम करती हूँ उसको भी करना होता है, तो बीच बीच में वो आती रहती है। सभी स्पंज के ऊपर मैंने फैब्रिक को इस तरीके से स्टिक कर दिया है एंड यहाँ पे हमारा सब रो मटेरियल रेडी हो चुका है, यानी कि हमारे स्पंज तो रेडी हो चुके हैं। अभी इसकी बारी है रीइंस्टॉल की, यानी कि जैसे हमने इसको निकाल के रखा था वापस, बिल्कुल वही स्क्रू की मदद से हमें इसको वापस यहाँ पे अटैच कर देना है एंड हमारी चेयर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आपने देखा ना कि इसको इतना इजी से मैंने ये सब कर लिया, तो आप भी इस तरीके का वर्क अपने घर पे अपने हाथों से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसको इंस्टॉल करना कितना ही, जैसे हमने निकाला था वैसे ही वहाँ पे स्क्रू अटैच कर देना है। बिल्कुल हमें कोई भी यहाँ पे ड्रिलिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना है, जैसा था वैसा ही वापस इसको लगा देना है एंड हमारी बिल्कुल नई वाली चेयर आप देख सकते हैं रेडी हो चुकी है। आपको कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता, बट मुझे तो इसको देख के बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैंने इसको चेंज किया है। तो अब ये जो क्लॉथ था थोड़ा सा नहीं बट बहुत सारा बच गया था, तो मैंने सोचा कि सेंटर टेबल होता है उसका मैं भी एक कवर बना लूँ, यानी कि रनर बना लूँ। तो मैं इसको राउंड में पूरा ही कट कर दूंगी इस यहाँ पे मेजरमेंट लेके। अगर स्क्वायर डाइनिंग टेबल है तो स्क्वायर में कट कीजिए, मेरा राउंड में था तो मैंने इसको राउंड में कट किया है। मेरा 6 बड़ा सीटर डाइनिंग टेबल है तो ये आराम से इसके ऊपर लग जाएगा। मैंने मेजरमेंट लेके उसको कट किया है और अब बारी है इसके डेकोरेशन की। एंड नाउ यू कैन सी इट्स अ फाइनल लुक।
सो फेस्टिवल्स तो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही चुके हैं, तो मैंने तो अपने लिविंग रूम का एक डाइनिंग टेबल का मेकओवर ऑलमोस्ट कर दिया है। तो आप भी इस तरीके का मेकओवर करते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करना और वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना। और आगे भी मैं यहाँ पे कुछ बहुत सारे DIY शेयर करने वाली हूँ जो कि फेस्टिवल से रिलेटेड होने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को आई एम श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।